आज हम इकाई 10 फसल उत्पादन से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों को छांटकर उनके समूह में लिखिए। क्या सल्फर, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, लोहा, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, कार्बन, तांबा और हाइड्रोजन दिए गए। अब जो हमारे मुख्य पोषक तत्व होते हैं जिनकी पौधों को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को पौधे जल एवं वायु से प्राप्त कर लेते हैं, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इनको पौधे भूमि से प्राप्त करते हैं। तो जल, वायु और भूमि से ये हमें पोषक तत्व मिल जाते हैं। यदि पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो उनकी गुणवत्ता और पैदावार प्रभावित होती है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कार्बन और हाइड्रोजन ये मुख्य पोषक तत्व हैं। गौण पोषक तत्व जिनकी जो आवश्यकता होती है वो मुख्य पोषक तत्वों से कम होती है, जैसे यहां पर हो जाएगा सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये गौण पोषक तत्व में आते हैं। और सूक्ष्म पोषक जिनकी मात्रा बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, उसमें लोहा हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, स्तंभ आ व स्तंभ बा के अनुसार स्तंभ सा में संबंधित फसलों के दो दो उदाहरण लिखिए। तो जून से अक्टूबर तक खरीफ की फसल बोई जाती है, इसमें मक्का और मूंगफली आ जाएगी। मार्च से जून तक जायद की फसल बोई जाती है, इसमें मूंग और उड़द हो जाएगी। नवंबर से अप्रैल तक रबी की फसल बोई जाती है, इसमें गेहूं और सरसों हो जाएगा। फिर अगला स्तंभ आ तथा स्तंभ बा का मिलान कीजिए। तो यहां पर ये हंसिया बना हुआ और इसका काम क्या है, कटाई के काम में आता। तो हंसिया जो है उसको कटाई से हम मिला देंगे। अब ये डिबलर का चित्र नजर आ रहा है और ये जो डिबलर होता है वो गहराई तक बीज बोने के काम में आता है ताकि बीजों की क्षति ना हो पाए। तो यहां पर ये किसके काम में आएगा, बुआई के काम में आएगा। तो इसको हमने बुआई से मिला दिया। डिबलर के अलावा हम सीड ड्रिल का भी प्रयोग करते हैं बुआई के लिए, जिसको बोनी मशीन कहते हैं। ये जो हमको चित्र नजर आ रहा है वो तिकोनिया हैरो का चित्र है और ये उथली जुताई के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर ये हो जाएगा उथली जुताई के लिए। और आपको ये नजर आ ही रहा ये किसके सिंचाई का संसाधन है, तो यहां पर सिंचाई में इसका प्रयोग कर देंगे। प्रश्न के 4 है, दिनेश ने अपने खेत में रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं की फसल उगाई। गेहूं की फसल के बाद उसने उसी खेत में दलहनी फसल उगाई। आपके अनुसार दिनेश फसल की किस प्रक्रिया का प्रयोग कर रहा है और क्यों, लिखिए। तो यहां पर ये जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं फसल चक्रण और ये भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। खेत में जब एक ही फसल वर्ष दर वर्ष लगाई जाती है तो भूमि की पोषकता प्रभावित होती है। इसके लिए एक फसल के बाद दूसरी विकल्पी फसल लगाने की प्रथा है, जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है। इसे फसल चक्रण कहते हैं। अब इसमें जैसे गेहूं की फसल उगाई और गेहूं की फसल के बाद उसने दलहनी लगाई। तो आप जानते हैं दलहनी दाल कुल के जो पौधे होते हैं उसकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं और वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी क्यों पूरी हो जाती है, भूमि की उर्वरता बनी रहती है। इसलिए एक फसल के बाद विकल्पी फसल का प्रयोग करने से भूमि की उर्वरता बनी रहती है। प्रश्न के 5, फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों को क्रमबद्ध करिए। तो ये चरण हमको दिए, इसको क्रमबद्ध करना है, मैंने क्रमबद्ध करके लिख दिए। मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई, फिर खाद एवं उर्वरक देना, फिर सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, फिर कटाई और फिर भंडारण। प्रश्न का 6, फसल चक्र से होने वाले लाभ लिखिए। तो पहला लाभ है भूमि की उर्वरता बनाए रखने में, दूसरा फसलों के लिए पोषक तत्वों को बढ़ाने में, तीसरा कम लागत में पैदावार बढ़ाने में और चौथा कटाव को कम करने में। प्रश्न के 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गाय की देशी नस्ल साहिवाल, सिंधी, देवनी, ये देशी नस्ल हो गई। भैंस की नस्ल मुर्रा, मेहसाना, सुखी और मुर्गी की उन्नत नस्ल व्हाइट लेग हॉर्न,
आइलैंड रेड और ILS रेड।